दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ लोगों के मन का वहम और सालों से चलती आ रही कुछ कहानियों की वजह से पहले के लोगों का फैलाया अंधविश्वास है। लेकिन मैं कहता हूं कि इंसान अपने जीवन में जब तक खुद किसी चीज का अनुभव नहीं कर लेता वो उसे नहीं मानता, चाहे उसमें कितनी भी सच्चाई हो। बात आज से लगभग 3 साल पुरानी है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मेरे साथ को वर्कर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। उनमें से एक था सूरज की शादी थी और उसने हम सब दोस्तों को अपने शादी में इनवाइट किया। भले ही मेरी शादी गांव में हो रही है, लेकिन तुम सबको मेरी शादी में आना है। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मेरी शादी में कोई मजा ही नहीं आएगा। अरे तो चिंता मत कर, हम सब तेरी शादी में चलेंगे। वैसे भी कभी हमारा गांव की शादी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मजा भी डबल आएगा। हम 5 दोस्त थे, मैं, नीरज, सूरज, अभिषेक, सागर और मोहित। सूरज तो अपनी शादी की तैयारी के चलते पहले ही अपने गांव चला गया था। उसकी शादी को 3 दिन बाकी थे, तो हम लोग भी ऑफ लेकर ट्रेन से पूरी शाम ट्रैवल करके उसके गांव पहुंच गए। गांव में आकर एक खुली हवा मिली जो शहर में कभी नसीब नहीं हो सकती। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे जब हम उसके घर पहुंचे। इससे पहले कि हम घर के अंदर जाते तभी सूरज की दादी अपने हाथ में जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेकर वहां आई। ये भी कोई घर आने का समय है? तुम शहर के लोगों में भी किसी चीज की कोई समझ नहीं होती। रात के इस पहर में न जाने कैसी कैसी शक्तियाँ घूमती रहती है। अगर किसी की चपेट में आ जाते तो क्या होता? क्या? अरे कुछ नहीं यार, बस दादी जो कह रही है वो कर लो, वरना आज रात तुम्हें घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। सूरज की दादी ने वो लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा घर की चौखट पर रख दिया और कुछ मंत्र पढ़कर उस जलती हुई लकड़ी के टुकड़े पर कुछ फूंक मारी। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग एक एक करके इस जलती हुई लकड़ी को लांग कर इसके ऊपर से अंदर आ जाओ। हम सब तो बचपन से शहर में पले बड़े थे, इसलिए ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो दादी की बात मानकर उस जलती हुई लकड़ी को लांघकर हम सब अंदर आ गए। भले ही रात इतनी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। अंदर गए तो सूरज की मम्मी आई। बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनवा कर तैयार रखा है। अच्छी तरह खाना खाकर ही सोना। हम सब ने हाथ मुंह धोकर अच्छी तरह खाना खाया और सो गए। लेकिन अगले दिन में घर में मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज सूरज की हल्दी का दिन था, तो घर में पूरा दिन चहल पहल थी। हम भी उसके घर वालों के साथ पूरा दिन काम में ही लगे हुए थे। शाम होने तक बहुत ज्यादा थक गए। यार ये गांव के लोग भी कितना काम करवाते हैं। इतनी थकान हो रही है, मुझे मन कर रहा है कि कमरे में जाकर अभी सो जाऊं। माफ करना यार, लेकिन जिस कमरे में तुम लोग कल सोए थे उस कमरे में तो बाकी रिश्तेदार जाकर सो गए। तुम मेरी काकी जी के घर जाकर सो जाओ, वहां पर एक कमरा खाली है। यार लेकिन वहां पर सोने में थोड़ा अजीब लगेगा। हम वहां पर कभी गए नहीं और वो भी हमें अच्छी तरह नहीं जानते। तुम्हारे घर की इतनी बड़ी छत है, हम छत पर खाट बिछाकर सो जाएंगे। क्या? नहीं बेटा, आज की रात छत पर नहीं सो सकते। तुझे पता है ना सूरज, आज की रात अमावस की रात है। अमावस की रात को ऐसे खुले में सोना अच्छा नहीं होता। कोई भी काली शक्ति तुम पर हावी हो सकती है। अरे आंटी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब लोग कितनी बार अपनी छत पर सोते हैं। बहुत बार रूम की लाइट चली जाती है तो हमें छत पर ही सोना पड़ता है। अब कौन सी रात अमावस की है और कौन सी पूर्णिमा की, हमें तो ये भी नहीं पता। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं होगा और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, आप टेंशन मत लो। सूरज की मम्मी ने हमें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम तो अपने जिद पर अड़ गए। और वैसे भी शहर के लोगों को तो गांव के लोगों की हर बात मनगढ़ंत ही लगती है, तो बस वैसा ही कुछ हमें भी लगा। हमने छत पर जाकर चारपाई बिछाई और वहीं पर जाकर लेट गए। लेकिन सूरज को उसकी मम्मी ने हमारे साथ छत पर नहीं आने दिया। अरे यार,
सूरज की शादी के लिए हम यहाँ पर आए हैं और वही हमारे साथ यहाँ पर सोने नहीं आया। हमने तो सोचा था सब ऊपर सोएंगे तो मस्ती करेंगे। मैं फोन करके उसे ऊपर बुलाता हूँ। अभिषेक ने सूरज को फोन किया और जबरदस्ती करके उसे ऊपर बुला लिया। अब उसके दोस्त उसकी शादी के लिए गांव में आए थे तो सूरज को छत पर आना ही पड़ा। मोहित ने सूरज के लिए भी वहां पर एक चारपाई लगा दी। उनकी छत पर झुका हुआ एक पीपल का पेड़ था जिसके पत्ते उनकी छत को छू रहे थे। अमावस की रात के घने अंधेरे में वो पेड़ बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन जब दोस्त साथ में मिल जाए तो किसी भी चीज का मजाक बना लेते हैं। हमने भी उस पीपल के पेड़ का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे यार, मैंने सुना है कि पीपल के पेड़ पर तो चुड़ैल रहती है और ये पीपल का पेड़ तो तेरे घर की तरफ ही झुका हुआ है। तब तो इस पीपल के पेड़ से उतरकर वो चुड़ैल रोज तुम्हारे घर पर आती होगी। हाँ, और सूरज की मम्मी उस चुड़ैल को अपने घर की नौकरानी बनाकर उससे घर के सारे काम करवाती होगी। अरे यार, तुम लोग इन सब चीजों को नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन इस तरह इनका मजाक मत उड़ाओ। वैसे भी आज अमावस की रात है। मैं तुम सबके कहने पर ऊपर तो आ गया, लेकिन अगर घर वालों को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी लंका लगा देंगे। वैसे भी गांव में बोला जाता है कि जिस लड़के की शादी होने वाली होती है ना, उसे अमावस की रात को बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, क्या पता वो चुड़ैल आकर हमारे सूरज से ही शादी कर ले और दीपिका की जगह चुड़ैल हमारी भाभी बन जाए और अभी अपनी पायलों की छन छन करती हुई यहाँ पर आ जाए। दीपिका का नाम आते ही सूरज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हम इसी तरह थोड़ी देर बातें करते रहे। रात के 12:30 या 1 बज गए होंगे। बातें करते करते हमें नींद आ गई और हम सभी अपनी अपनी चारपाई पर सो गए। तभी मेरे कानों में पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हवा बहुत तेज चल रही थी तो उस आवाज से मेरी नींद हल्की सी टूट गई, लेकिन आंखें बंद थी। मैं जानता था कि सुबह उठकर बहुत काम करना है तो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरे कानों में किसी की पायों की आवाज पड़ी। मुझे लगा कि शायद आंटी को पता चल गया है कि सूरज भी हमारे साथ ऊपर सो रहा है तो उसे बुलाने के लिए आई है, लेकिन बहुत देर तक भी किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगातार वही पायलों की आवाज आती रही कि कोई हमारे आसपास घूम रहा है। मुझे कुछ अजीब लगा तो मैंने आंखें खोलकर देखा। सबसे पहले मुझे वो पीपल का पेड़ ही अपने सामने दिखाई दिया। रात के समय तो अमावस के अंधेरे में वो पेड़ और ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करके वो पायल की आवाज सुनते हुए इधर उधर देखा तो मैं हैरान रह गया क्योंकि छत पर कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी इतनी देर से तो यहाँ पर पायलों की आवाज आ रही थी और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा बेचैन हो गया। मैं अपनी चारपाई से उठा और सीढ़ियों के रास्ते बनी 4 दीवारी से नीचे की ओर देखने लगा। घर गांव में जैसे खुले बने होते हैं वैसा था, तो वहां से नीचे का फ्लोर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वहां से नीचे झांक कर देखा तो नीचे भी कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया। तभी मुझे फिर से वही पायलों की आवाज सुनाई दी और इस बार कोई औरत मेरे पीछे से भाग कर गई। पायलों की आवाज बहुत तेज थी। मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि कोई तो है जो मुझे डरा रहा है। मैं इतना डर गया कि डर के मारे अपने दोस्तों को उठाने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे बार बार आवाज लगाने पर और मेरे बार बार सहलाने पर भी उनमें से किसी की आंख नहीं खुली। ये सब उठ क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और ये सब मस्त सो रहे हैं। मैंने बहुत देर तक उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मैंने भी हार मान ली। मुझे लगा कि घर में से ही किसी ने मुझे डराने के लिए मेरे साथ कोई मजाक किया है। मैं वापस चारपाई पर जाकर लेट गया, लेकिन जैसे मैंने चादर ओढ़ी और अपनी आंखें बंद की, मेरे पैर को किसी ने खींचा और मैं सरकता हुआ आगे को हो गया, जैसे कोई मुझे चारपाई से गिराना चाहता था। इस बार जब मैंने आंखें खोली तो मानो डर के मारे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई हो। एक दुल्हन के लिबास में लिपटी औरत उसी पीपल के पेड़ पर बैठी थी। उसका चेहरा किसी डरावने भूत जैसा था। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपने दोस्तों को उठाना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी।
तभी उसने मुझे अपने हाथों से इशारा किया और मुझे अपने पास बुलाने लगी। आजा आजा। इतना कहते ही वो पेड़ से छलांग लगाकर छत पर कूद गई और उसकी पायलों की आवाज वहां पर गूंजने लगी। उसने अपना पूरा शरीर मोड़कर उल्टा कर लिया और हाथ और पैरों पर चलती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो नजारा इतना खौफनाक था कि मैंने कभी किसी हॉरर मूवी में भी इतना भयानक सीन नहीं देखा होगा। जिन भूत प्रेतों और काली शक्तियों पर आज से पहले मैंने कभी भरोसा नहीं किया था, आज वही मेरे सामने खड़ी थी और शायद मेरी चुनौती को जवाब दे रही थी। वो उल्टी चलती हुई मेरे थोड़े करीब आई और अचानक से बिल्कुल सीधी हो गई। उसने भयानक तरीके से हंसते हुए मुझे देखा। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद और दांत किसी राक्षस की तरह काले थे। वो उल्टे कदम चलती हुई मुझसे थोड़ी दूर गई और फिर उतनी ही गति से भागती हुई मेरी तरफ आई। लेकिन तभी मैं जानबूझकर चारपाई से नीचे गिर गया और वो सीधी जाकर वहां दूसरी चारपाई पर लेटे अभिषेक के शरीर के अंदर समा गई और कहीं गायब हो गई। तभी अभिषेक बहुत जोर जोर से कांपने लगा और उसका पूरा शरीर हिलने लगा। मैंने हिम्मत करके जल्दी से बाकी सबको उठाया तो अभिषेक की हालत देखकर वो सब भी डर गए। यार, हम लोगों को यहाँ आकर सोना ही नहीं चाहिए था। अभिषेक को पता नहीं क्या हो गया है। इसे उठाओ और जल्दी से नीचे लेकर चलो। हम चारों ने सहारा देकर अभिषेक को उठाया और उसे नीचे लेकर आए। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए हमने आंटी को जगाया। जब उन्हें सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। मना किया था ना तुम सबको, उसके बाद भी तुम नहीं माने। देख रहे हो ना अब अंजाम। हमें माफ कर दीजिए आंटी, लेकिन अब अभिषेक ठीक कैसे होगा? दादी माँ को बुलाइए, शायद दादी माँ की पूजा से अभिषेक ठीक हो जाए। नहीं, हमें तांत्रिक को बुलाना होगा, वही कुछ कर सकते हैं, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। रामू, तुम जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाओ और उन्हें बुला कर लेकर आओ। वो इस समय शमशान में ही होंगे। शमशान का नाम सुनकर तो हमारी हालत खराब हो गई। आंटी ने उनके नौकर रामू को एक पोटली दी और कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। रामू वो पोटली लेकर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद तांत्रिक बाबा को लेकर वहां आया। तांत्रिक बाबा जैसे ही वहां पर आए तो अभिषेक और जोर जोर से कांपने लगा। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी तांत्रिक बाबा ने अपनी पोटली से एक भभूति निकालकर उस पर छिड़क दी और अभिषेक घर के आंगन के बीचों बीच गिर पड़ा। तभी तांत्रिक बाबा ने जल्दी से उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया और कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए बार बार अभिषेक पर भभूति छिड़कने लगे। अभिषेक बहुत देर तक कांपता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और अभिषेक उसी गोल घेरे में बेहोश होकर गिर पड़ा। तांत्रिक बाबा ने उसके माथे पर भभूति लगा दी और हम सबके माथे पर भी भभूति को लगा दिया। हमें लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा बहुत परेशान हो गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो गए? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, ये तो एक छलावा था जो मैं समझ नहीं पाया। बहुत बड़ा खतरा है, उसने किसी को अपनी चपेट में ले लिया है। ये बात सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी तांत्रिक बाबा जल्दी से दौड़ते हुए छत की ओर गए। हम सब भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए छत पर पहुंचे। हमने जब सामने का नजारा देखा तो हमारी आत्मा सिहर उठी। अभिषेक को तो तांत्रिक बाबा ने उस रात बचा लिया, लेकिन हमें इस छलावे में फंसाकर उस काली शक्ति ने हमारे दिमाग को भरमा दिया ताकि हमारा ध्यान किसी और की तरफ ना जाए। उस पीपल के पेड़ पर मोहित की लाश लटकी हुई थी और उसकी आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थी। उसे अपने लिए एक बलि लेकर जानी थी, वो ले गई। इतना समझाने के बाद भी तुम लोगों की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। गांव के रीति रिवाज और रस्में कोई अंधविश्वास नहीं है। जिनके साथ वो बीतती है उसे वही जानते हैं। गांव वालों को मनगढ़ंत कह रहे थे
और अब तुम लोगों की वजह से तुम्हारा दोस्त मारा गया। इस पाप को तुम मरते दम तक भी नहीं भूल पाओगे। तांत्रिक बाबा की इन बातों ने हमारे मन को अंदर तक कचोट कर रख दिया। हम सबकी जिद की वजह से हमारा एक दोस्त इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उस रात एक बात तो समझ आ गई थी कि जो बड़े कहते हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हर बात अंधविश्वास नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं विश्वास और सच्चाई जरूर छुपी होती है। काली शक्तियां किसी की सगी नहीं होती, इसलिए कभी इनको चुनौती मत दो, वरना आगे तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये कहानी 4 ऐसे दोस्तों की है जिन्हें रोमांच से काफी ज्यादा लगाव था, जिसके चलते एक दिन वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां के अनकहे किस्से पूरे देश में खौफनाक रहस्यों के लिए मशहूर थे। चलो गाइज, इस खौफनाक रहस्यों से भरी गुफा के अंदर चलकर हम सबसे पहले इंसान बन जाते हैं जो इस गुफा के इतने डरावने किस्सों का राज सबके सामने लाएंगे। ठीक है, लेकिन संभल कर, अगर कोई भी खतरा दिखाई दिया तो हम चारों वापस लौट जाएंगे। सारी बातें तय करने के बाद वे चारों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आकाश ने अपनी पॉकेट से टॉर्च निकालकर उसे ऑन कर लिया और वे चारों धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ने लगे। अंधेरा काफी गहराता जा रहा है कि तभी कपिल का हाथ अचानक ही एक पत्थर पर लगा, जिसे दबाने से पूरी गुफा में एक अजीब सी हल्की लाल रंग की रोशनी फैल गई। गुफा में रोशनी होते ही उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चारों देखते हैं कि वो जहां पहुंच चुके हैं, अब वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। वो गुफा के अंत तक आ चुके थे। क्या यार, बस दैट्स इट। हम इस गुफा के इतने किस्से सुनकर यहाँ बस ये देखने आए हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। इस गुफा का कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर है, जो इस गुफा की इतनी सारी डरावनी कहानियां होने के बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। हाँ, सही कहा। सब इधर उधर देखो, यहाँ जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता होगा जो इस गुफा की अनंत गहराइयों के राज तक हमें ले जाएगा। तभी उन्हें वहाँ एक पत्थर दिखाई देता है जिसके नीचे की मिट्टी काफी कोमल थी। ये बात, अब बस हमें मिलकर इस पत्थर को यहाँ से हटाना है ताकि हम इसके नीचे की मिट्टी को हटाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। सब मिलकर उस पत्थर को वहाँ से हटा देते हैं और नीचे जाने के लिए एक एक करके उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर उन्हें वहाँ एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अंदर मरीजों के लेटने के लिए कई सारे बेड लगे हुए थे। कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ रखे दिखाई पड़ रहे थे और तरह तरह के केमिकल भी नजर आ रहे थे, लेकिन सब पर धूल जमी थी। ये तो कुछ और ही लग रहा है यारो। इसे देखकर तो लग रहा है सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। कोई ऐसे गुमनाम प्रयोगशाला क्यों बनाएगा, वो भी इतनी खतरनाक गुफा के अंत से भी नीचे और आगे आकर। तुम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ से कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही है? क्या सड़ रहा है यहाँ? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अरे यार, इस तरफ देखो, यहाँ कुछ है शायद। धीरज की बात सुनकर तीनों उसकी तरफ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, ये क्या देख रहा हूँ मैं। इस शीशे की अलमारी में तो कोई डेड बॉडी रखी हुई है और ये लिक्विड जैसा क्या है इसके चारों तरफ। ये देखो, यहाँ पे कुछ है। शीशे पर जमी धूल को साफ करने पर उन्हें शीशे के उस पार एक सड़ी गली सी लाश दिखाई दी। यहाँ शीशों में अजीबोगरीब सी लाशें कैद है। कोई लाशों को दफनाने या जलाने की बजाय इस तरह शीशे में कैद करके क्यों रखेगा? ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही। चलो चलते हैं यहाँ से। ओह नो भाई, मैंने अभी अभी इस लाश की आंखें झपकती हुई देखी है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इनके शरीर का मांस तक गल गया है, इनकी बॉडी कंकाल बन चुकी है और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये आंखें झपकाएगी? ये लो, खोल दिया मैंने इसका बॉक्स। अब देखते हैं ये डेड बॉडी कैसे हाथ हिलाती है। इतना कहते हुए धीरज ने झट से एक अलमारी का दरवाजा खोल दिया। वो चारों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर उस डेड बॉडी की तरफ देखते हैं। डेड बॉडी अपने गले सड़े शरीर को रबर की तरह टेढ़ा मेढ़ा करके हिला रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी महीनों की थकान दूर कर रही हो। एक मुर्दे को अपनी आंखों के सामने उस कांच की अलमारी से बाहर निकलता देख वे चारों घबरा जाते हैं और हड़बड़ाहट में एक दूसरी कांच की अलमारी से जा टकराते हैं। दूसरी अलमारी के कांच में टक्कर लगने से दरार आ जाती है और उस अलमारी में रखा मुर्दा भी धीरे धीरे हिलने लगता है। बाहर की तरफ चलो, यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। हमारे यहाँ आते ही ये लाश जिंदा कैसे होने लगी? वो चारों बाहर की ओर भाग रहे होते हैं। तभी वो पत्थर ऊपर गुफा में बाहर जाने के रास्ते में वापस आकर रुक जाता है, जिससे कि अब उन चारों के उस भयानक गुफा से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता खत्म हो जाता है। यार ये मुर्दा आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? हम कोई सपना देख रहे हैं क्या? ऊपर का रास्ता भी बंद हो गया। चलो अंदर छिपने की कोई जगह ढूंढते हैं। रास्ता बंद होने के बाद वे चारों अंदर बने हुए कमरे की तरफ भागने लगते हैं। अंदर का कमरा एक लाइब्रेरी और मेडिकल स्टोर था। वो चारों स्टोर में बनी हुई रैक के पीछे छिपकर बैठ गए थे। मुर्दे की स्टोर रूम की तरफ बढ़ने की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। मैं एक मजबूत आदमी हूँ और एक गले सड़े बिना मांस के आदमी से डरकर मैं चूहों की तरह छिप नहीं सकता। मैं उसका सामना करूंगा। बाकी के 3 साथी धीरज को बहुत रोकते हैं, लेकिन वो जाकर सीधा उस मुर्दे के सामने जा खड़ा होता है। वो मुर्दा लगभग 7 फीट लंबा था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और आंखों की जगह काले गड्ढे बने हुए थे। बाकी का शरीर लगभग गल सड़ चुका था। 4 हाथ पैरों पर खड़ा हुआ वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ा गुर्रा रहा था। धीरज बैग से अपने बचाव के लिए एक बंदूक निकाल लेता है, जो कि वो अक्सर ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते वक्त अपने साथ लेकर घूमता रहता था, जिससे कि वो अचानक से आए किसी जानवर या ऐसे किसी अनजान खतरों के लिए पहले से ही तैयार रह सके। तेरे लिए तो मेरी ये गन ही काफी है। इतना कहकर धीरज गन से उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। धीरज के आक्रमण से वो मुर्दा बौखला उठता है और अपने पंजे से उसके ऊपर हमला कर देता है। मुर्दे के इस तरह झपटने से धीरज एक पल को संभल नहीं पाता है और उसी पल वो मुर्दा धीरज के मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को इतने जोर से दबा रहा होता है जिससे धीरज को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। धीरज के शरीर पर एक जानवर की तरह झपटने के बाद कुछ ही देर में उसने धीरज की ऐसी स्थिति कर दी जिस वजह से धीरज सांस तक नहीं ले पाता और वहीं वो अपना दम तोड़ देता है। फिर वे मुर्दे धीरज के शरीर को दूर फेंक देता है। ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। हम सब मरने वाले हैं। ये किसी इंसान की नहीं राक्षस की बॉडी है। मुर्दा गर्दन को इधर उधर घुमाकर उनकी गंध पहचानने की कोशिश कर रहा था। उनकी गंध पहचानने के बाद वो लड़खड़ाते हुए रैक की तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता देख तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता, पीछे से एक दूसरे मुर्दे ने राज का पैर पकड़कर उसे अपने साथ घसीट लिया। लगता है वो दूसरा मुर्दा भी उस अलमारी से बाहर आ गया है। लेकिन ये मुर्दे अचानक जाग कैसे गए और इन्हें यहाँ रखा क्यों हुआ था? आकाश अभी सोच रहा होता है कि उसे चींटियों का एक झुंड कतार बनाकर जाता दिखाई देता है। उन चींटियों के पीछे जाने पर आकाश को एक लाश दिखाई देती है जिसे कीड़े और चींटियां नोच नोच कर खा रहे थे। अपनी उखड़ती सांसों को नियंत्रित करते हुए वो 2 कदम पीछे हटा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी सी हवा उसे छू कर गुजर गई है। आकाश ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने कोट पहन रखा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। ऊपर से आने वाले रास्ते पर तो पत्थर अटक चुका है। तो तुम फिर इस बंकर में कैसे घुसे? कौन हो तुम? मैं साइंटिस्ट विकी हूँ। ये मेरी ही गुफा है। अपने इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे कई केस देखे जब लोग लगभग मरकर वापस लौट आए। इस दुनिया से जाने से पहले मैं इस पहेली को हल करना चाहता था। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कुछ लोगों को धोखे से यहाँ बुलाकर कैद कर लिया था। मैंने उनके शरीर के एक एक नस को काटकर उनके शरीर को नियर डेथ तक पहुंचाया
और फिर उनके दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन लूजर थे सब के सब। महीनों तक मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। फिर मैंने अगले बैच पर एक्सपेरिमेंट किया और उनके ब्रेन तक जाने वाली ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। उनकी बॉडी डेड न होने पाए, इसलिए मैं उनके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन देता रहा और एक स्पेशल केमिकल में उनकी बॉडी को डालकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। काफी दिन बीत गए, लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी डेथ को टच करके लौट कर नहीं आया। इस सभी के बीच मेरी उम्र बढ़ती चली गई और फिर एक दिन मेरी मौत हो गई। इधर साइंटिस्ट आकाश को अपनी कहानी सुना रहा था, उधर कपिल अपनी यूनिट में फोन मिलाकर मदद मांगता है। सर, हम लोग गुफा में फंस गए हैं, प्लीज कुछ करिए। कपिल अभी तक हुई सारी घटनाएं यूनिट कैप्टन को बताकर मदद मांगता है। तुम परेशान मत हो कपिल, हम कुछ करते हैं। क्या तुम मर चुके हो? हाँ, मैं मर चुका हूँ। जो बॉडी तुमने अभी अभी देखी वो मेरी ही बॉडी है। मेरी आत्मा आज तक उन ऑब्जेक्ट्स के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम चारों ने वो कर दिखाया जो मैं भी ना कर सका। वो लौट आए हैं। मेरी रिसर्च ने कमाल कर दिया। मैं मरने के बाद भी लोगों को वापस ला सकता हूँ। तुमने देखा ना तुमने? शरीर की छलनी होने के बाद भी वो कितने ताकतवर है। सब मेरे केमिकल का कमाल है। मेरी बरसों की रिसर्च पूरी हो गई। वो आ रहे हैं तुम्हारे लिए। अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। They will kill you all। अब हमारा राज होगा दुनिया पर। देख लो अपने पागलपन का अंजाम। आज कीड़े तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं। तुम्हारे बनाए हुए इन मॉन्स्टर्स को मैं इस बंकर से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों डेड मॉन्स्टर्स उन तीनों की ओर बढ़ रहे थे। आकाश, देव और कपिल को लग रहा था शायद ये उनका आखिरी समय है। आकाश पास ही गिरी हुई धीरज की गन को नीचे से उठा लेता है और उन दोनों डेड मॉन्स्टर्स के ऊपर उन गन को तान देता है और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन उन मुर्दों पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कपिल देखता है कि उनके यूनिट के कैप्टन, जिनसे उसने कुछ देर पहले कांटेक्ट किया था, वो ना जाने कैसे उनके सामने वो अपने साथ और मदद लेकर आ चुके थे। सर, आप यहाँ नीचे तक कैसे आए? ये रास्ता तो इस गुफा के अंत के बाद भी ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, और ऊपर वो इतना भारी पत्थर नीचे आने के रास्ते को भी बंद कर चुका था। तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक करते हुए हम इस गुफा तक पहुंच गए। और हाँ, तुमने सही कहा कि यहाँ तक पहुंचना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था, पर एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर के लिए ये काम कोई इतना भी कठिन नहीं था। सो लेट्स गो बॉयज। दोनों डेड मॉन्स्टर्स कैप्टन की ओर लपकते हैं, पर कैप्टन और उनके साथ आई टीम ने मिलकर मुर्दों के ऊपर केमिकल फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वो मुर्दे एक एक करके ढेर होने लगे और जमीन पर गिरते हुए पिघलकर खाक हो गए। और मॉन्स्टर्स के खत्म होते ही एक जोरदार चीख के साथ साइंटिस्ट की आत्मा भी पिघलकर खाक होने लगती है। मेरे इस आविष्कार को तुम लोगों ने ऐसे बर्बाद कर दिया। मैं भी तुम्हें अब इस गुफा से बाहर जाने तक नहीं दूंगा। इतना कहकर साइंटिस्ट की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कैप्टन कपिल, देव और आकाश को अपनी टीम के साथ गुफा से बाहर लेकर जाने लगे। तभी गुफा बहुत जोर जोर से हिलने लगी और ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगे और लाल रंग की रोशनी तेज से चालू बंद होने लगती है। जैसे तैसे सब लोग गुफा से बाहर निकल कर आते ही हैं कि तभी सब देखते हैं कि वो गुफा काफी तेज आवाज से ढह जाती है और वहां रह जाता है बस धुआं, और रहस्यों और अनगिनत राज भी उस गुफा के साथ ही दफन हो जाते हैं। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें
और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के